हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1। यानी कि जो बच्चे 2022 में तैयारी करने वाले हैं 10th का और तैयारी करके 2023 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, है ना, उनके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी का तो अभी तुरंत ही एग्जाम देने ही वाले हैं। 9 क्लास से 10 क्लास जाने के लिए मार्च में एग्जाम हो जाएगा, तो 9 क्लास का बच्चे जो है वो 10th में चले जाएंगे और इस चैनल से जुड़ के बेटर से बेटर तैयारी कर सकते हैं। आपको हम बहुत ही लो लेवल से लेके हायर लेवल तक का इस पर जानकारी देंगे और इस चैनल में आपका 9, 10th, 11 का पूर्ण तरह से पढ़ाई होती है। तो आप इस चैनल से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितना भी वीडियो हम डालेंगे आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1। यानी चैप्टर का नाम जो है दोस्तों वो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर को सबसे पहले बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, और पढ़ के कमेंट कीजिएगा कि ये कैसे लगा। जहां भी अगर कमी है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर कमी है, हमको समझ में नहीं आया, तो आपको हम फिर से दूसरे वीडियो में आपको उस चीज को समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसी के साथ। चैप्टर 1 जो क्या नाम है, प्रकाश का प्रवर्तन। हाँ दोस्तों, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश दोस्तों यानी कि लाइट जो होता है, यानी कि आप अगर 10th क्लास के अनुसार यदि लाइट को ऊपर है, प्रकाश को ऊपर है, तो आप सीधे इसका परिभाषा बना सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है कि प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप ऐसे ही परिभाषा को लिखिएगा अपना कॉपी में और कॉपी कलम लेके बैठे और डायरेक्ट नोट करते जाए आप। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट भी कर लीजिए, बोलेंगे भी। तो प्रकाश वह कारक होता है, तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश जो है दोस्तों यदि नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को रात में देख पाते हैं क्या, है ना। जब तक हम प्रकाश का यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, या चाहे जो भी स्रोत हो प्रकाश का, उनके द्वारा जब तक हम प्रकाश को लाते नहीं है, प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते नहीं है, तो वस्तु वो दिखाई नहीं पड़ता है ना। यानी कि वस्तु को देखने के लिए महत्वपूर्ण चीज है कि प्रकाश होना जरूरी है, अन्यथा प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे और जो बातें हम बोल देते हैं उनको आप नोट कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो सेम हूबहू आप ऐसे ही लिखना है आपको, और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। आप भारतीय भवन का बुक फिजिक्स यानी कि भौतिकी को निकाल के देख सकते हैं, उसी में ऐसे उठाया गया इस लाइन को। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का खेल खत्म दोस्तों, यानी प्रकाश जान गए। और अगर थोड़ा सा हम ऊपर लेवल का बात करेंगे तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, कैसे, क्योंकि प्रकाश का प्रयोग करके आप देखते हैं कि अभी के समय में बहुत ज्यादा टोटो गाड़ी जो होता है उसमें सोलर लगा होता है। अब सोलर के द्वारा, सोलर ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है, और वह चलते रहता है, उसमें कोई डीजल पेट्रोल नहीं लगता है। तो वहां से ऊर्जा प्राप्त करके वो चला, है ना। उसी तरह से प्रकाश का यूज करके कुकर में खाना भी बना लेता है। बहुत सारे मशीन वाले सामान जो है वो प्रकाश की ऊर्जा से ही चलता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या होता है, जिसकी सहायता से हम किसी कार्य को कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा क्या होता है, जिसकी सहायता से हम किसी कार्य को कर पाते हैं, वो क्या क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा का एक टॉपिक बाद में हम पढ़ेंगे, जो पूरा एक चैप्टर ही है ऊर्जा, उसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल संक्षिप्त में जानकारी हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। यहां तक समझ गए दोस्तों। थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि आप किताब का ही लेवल, जो आपका 10th में जो जो आपका 10th क्लास तक का जो बुक है, उन्हीं के लेवल के अनुसार हम पढ़ते हैं। जहां जहां बेसिक बातें होंगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो प्रकाश जो दोस्तों थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। क्या बोले कि प्रकाश जो है क्या है, ऊर्जा भी है। ऊर्जा का क्या है, रूप है। ऊर्जा का क्या है, रूप है। तो दोस्तों जो ऊर्जा होती है, यानी कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है कि दो अवस्था में होता है, एक तरंग अवस्था में होता है, एक क्या होता है,
कण की अवस्था में पाया जाता है। प्रकाश जो है, प्रकाश दो अवस्था में आपको पाया जाता है, मिलता है। पहला कौन सी? तरंग अवस्था में। कौन सा अवस्था में मिलता है? तरंग अवस्था में। दूसरा कण के रूप में भी रहता है। कौन के रूप, किसके रूप में रहता है? कण के रूप में रहता है। जो तरंग अवस्था में रहता है दोस्तों, इस प्रकाश को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। जो प्रकाश हमें तरंग की अवस्था में मिलता है उन्हें क्या कहते हैं हम? विद्युत चुंबकीय तरंग। और जो कण की अवस्था में मिलता है उन्हें हम फेटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेटॉन। ठीक है, फेटॉन कहते हैं। तो ये सभी थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, आपको उतना नहीं जानना है अभी। फिलहाल जान लीजिए कि प्रकाश दो रूप में पाया जाता है, तरंग के रूप में भी होता है और कण के रूप में भी होता है। जो तरंग के रूप में होता है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और जो कण के रूप में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फेटॉन कहते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंग के अनुसार होता है ये फेटॉन। ठीक है। और जो विद्युत चुंबकीय दोस्तों होता है तो वह तरंग के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब समझिए थोड़ा सा क्या कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है, निर्वात में यानी कि शून्य में जो प्रकाश की चाल होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है कि यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल ये आपका हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये इतना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस रूप में होता है। आपको अगर किलोमीटर में पूछे तो वह आपको ऑप्शन में मिलेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिलहाल अगर मीटर में रहेगा तो 3 × 10⁸ रहेगा और मीटर प्रति सेकंड रहेगा। तो ऑप्शन को देख के मारना। तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की क्या होती है? चाल होती है। इनको हम बाद में भी पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा जब प्रकाश को बोल रहे थे तो समझा दिए। अब दोस्तों होता क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता ही है। तो प्रकाश किस किस अवस्था में होता है, किन किन रूपों में होता है ना? और यानी कि किन किन माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है। तो किन किन माध्यम हो सकता है? एक तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना हो गया, उसके बाद गैसीय अवस्था में भी प्रकाश की चाल होगा, उसके बाद द्रव अवस्था में होगा, उसके बाद ठोस अवस्था में होगा। तो सबसे अगर अधिकतर हम ज्यादा अगर बात करें दोस्तों तो क्या होगा कि निर्वात में जो है सबसे आपको बताते हैं कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में हो गया? निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। उनके बाद जो है गैसीय अवस्था में होती है। इनके बाद जो है दोस्तों प्रकाश का अधिकतर चाल द्रव अवस्था में होगा। और इसके बाद जो है ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस अवस्था में होती है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस अवस्था में होती है, तो वह होती है निर्वात यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल। उसके बाद जो होगा वो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा, उसके बाद जो होगा द्रव अवस्था में, उसके बाद जो होगा ठोस अवस्था में। और सबसे कम प्रकाश की चाल किस अवस्था में होती है? वह ठोस की अवस्था में होती है। ठोस वस्तु जितना भी होगा उनमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा, बहुत कम होगा। और द्रव अवस्था में थोड़ा सा इससे अधिक, गैस में थोड़ा सा इससे अधिक, निर्वात में सबसे अधिक। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे, है ना? आप इसको नोट करते जाएं। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका जानकारी दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है। और दोस्तों समुद्र के अगर बारे में पूछे कि समुद्र की कितनी गहराई तक प्रकाश जा सकती है, तो समुद्र का 200 मीटर तक गहराई तक प्रकाश जा सकती है। यानी कि समुद्र के 200 मीटर तक, 200 मीटर तक क्या हो सकता है? प्रकाश जा सकती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण जानकारी है। यानी कि उसके बाद जो है अंधेरा हो जाता है, नहीं जा पाता, ओनली 200 मीटर तक। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप आते हैं अब बुक में कि बुक पर्सन आप पढ़ते हैं थोड़ा सा आपका। तो बुक में आपका पहला क्या था टॉपिक? प्रकाश। तो प्रकाश को हम जान लिए, प्रकाश क्या होता है आप इसको समझ चुके होंगे, इतना हमको पता है और विश्वास भी है। ठीक। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि प्रकाश या स्रोत क्या होता है, लाइट ऑफ सोर्स, यानी प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या दोस्तों? एक बात बोलिए, यदि मान के चलिए प्रकाश का स्रोत का मतलब अगर हम अच्छा से जानना चाहें, ठीक से जानना चाहें, व्यवस्थित ढंग से जानना चाहें, तो सिंपल आपको पूछते हैं, आपका जहां ज्ञान की प्राप्ति होता है तो वहां क्या बोलते हैं? वह ज्ञान का स्रोत है। अच्छा, बुक क्या है? किताब क्या है? किताब क्या है कि ज्ञान का स्रोत है।
किताब को स्टडी करने से हमको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। ठीक है, अगर हम मान के चलिए कोचिंग अगर पढ़ने जाते हैं तो कोचिंग भी क्या हो गया, प्रकार का ज्ञान का स्रोत हो गया, है ना। स्कूल क्या हो गया, ज्ञान का स्रोत हो गया। कॉलेज क्या हो गया, ज्ञान का स्रोत हो गया, क्योंकि वो चीज वहां पर हमको मिलता है। तो प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश जिससे मिलना यानी कि निकलना। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं, यानी कि लाइट ऑफ सोर्स कहते हैं। बात समझ गए। यानी कि प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, डिफिनेशन आप ऐसे लिखिएगा कॉपी में कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश से स्रोत कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो आप के सामने में जैसे एग्जांपल, किसे किसे प्रकाश निकलता है आप जानते हैं ना, सूर्य, तारे, चांद, ये सब क्या प्रकाश निकलता है। ट्यूबलाइट, जितना भी ट्यूबलाइट है, और मरकरी है ना, मरकरी है, बल्ब है, जलती मोमबत्ती है, लैंप, लालटेन, डिबिया, जितना भी कुछ है सबसे प्रकाश निकलता है। और सभी क्या, टॉर्च हो गया, ये सभी क्या है, प्रकाशीय स्रोत है। ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रकाशीय स्रोत आप अगर समझ गए होंगे तो स्रोत के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांट दिया। प्रकाश से स्रोत के आधार पर वस्तु को कितना भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। कि प्रकाश से स्रोत के आधार पर जो है वस्तु दो, मतलब कि दो कैटेगरी का होता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। यानी कि स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, तो प्राकृतिक का अर्थ समझिए कि ईश्वर देन। तो ईश्वर का देन जो होता है, जैसे सूर्य क्या मानव ने बनाया है ना, मानव ने प्रकाश देता है क्या वहां से, नहीं देता है ना। तो सूर्य क्या है कि ईश्वर का बनाया हुआ है, चांद क्या है, ईश्वर का बनाया हुआ है, तारे क्या है, ईश्वर का बनाया हुआ है। तो वह सभी जो है दोस्तों वो क्या है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक हम किसको कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे, सूर्य, तारे, चांद इत्यादि ये सभी क्या है, प्राकृतिक, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। और जो मानव निर्मित है, तो मानव के द्वारा बनाया गया जो वस्तु है जिससे कि प्रकाश निकलता है, वो क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत होता है। आप समझ गए होंगे, है ना। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक में अंतर समझ गए होंगे, है ना। जैसे अगर मानव का बनाया वाला, मानव के द्वारा बनाया गया अगर बात करें तो जल, जैसे मोमबत्ती है, लैंप है, लालटेन है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, ये सभी किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो ये सभी मानव निर्मित है। ईश्वर ने जो बनाया तो ईश्वर का हो गया, है ना। तो ईश्वर का देन जो है जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और जो मानव ने बनाया मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। चलिए, तो मानव के द्वारा निर्माण किया गया, मानव निर्मित हो गया। अब यहाँ हम समझ गए, प्राकृतिक समझ गए, नेचुरल और मैन मेड समझ गए। उसके बाद दोस्तों क्या है कि प्रकाश के आधार पर, अभी स्रोत के आधार पर बांटा गया था दो भाग में, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब यहाँ पर प्रकाश के आधार पर भी वस्तु को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो किस किस भागों में डिवाइड कर दिया गया है जानते हैं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया, जिसको हम क्या कहते हैं, लुमिनियस, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। यानी कि प्रदीप्त वस्तु, है ना, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान, या अप्रदीप्त, या, है ना, दूसरा हो गया अप्रदीप्त या अदीप्तमान। ठीक है। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में डिवाइड किया। पहला क्या हो गया आपका, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु, और प्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु। दोस्तों प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, सीधा एक ही लाइन, एक ही लाइन अगर याद रखते हैं आपको याद हो जाएगा कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। और ये बहुत बेस्ट प्रश्न है, और हर बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता ही बनता है। जब से बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, तब से यहाँ से इस दोनों टॉपिक से ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि प्रदीप्त वस्तु इनमें से कौन है, अप्रदीप्त वस्तु इनमें से कौन है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान भी आई करके कॉपी में नोट कर लीजिए। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या करते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता अर्थात नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु होता है, यानी जिससे प्रकाश निकलता है, तो सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, चांद से भी प्रकाश निकलता है, तारे से भी निकलता है, जलती मोमबत्ती, ये सभी से क्या होती है दोस्तों, प्रकाश निकलता है। प्रकाश किससे नहीं निकलता है, जैसे लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल, बेंच, डेस्क, ये सभी जो है, लोहा हो गया, इस सबसे प्रकाश नहीं निकलता है। तो ये क्या हो गया,
अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तु। ठीक है, तो प्रदीप्त अप्रदीप्त को ठीक से आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये यहां तक तो टॉपिक हम खत्म कर दिए दोस्तों। अब हम लोग का एक अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा प्रकीर्णन। क्या रहेगा, प्रकीर्णन। तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर दें, आप इनको उतार लीजिए स्क्रीनशॉट या मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है कि परिकीर्णन क्या होता है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिकीर्णन से आप क्या समझते हैं, परिकीर्णन रियल में होता क्या है। तो आप शांति दिमाग से मेरे बात को सुने, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएंगे, यहां तक हमको बिलीफ है। ठीक है, आपको मैं बिलीव करवाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सब प्रश्न, फिजिक्स के जितने भी प्रश्न है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे ना, तो समझिए कि ये खुद से अपना खुद का पर्सनल मेहनत करके आपको हम हर बुक का स्टडी कराएंगे। आपका जितना भी मटेरियल बनेगा बेटर से बेटर यानी कि द बेस्ट देने का कोशिश करेंगे आपको, ताकि आपका नंबर जो है दोस्तों वह 95% के अनुसार आए। अब इस चैनल से जुड़ के रहें। ठीक है, तो अब जानते हैं कि परिकीर्णन क्या होता है, यानी कि स्कैटरिंग। परिकीर्णन दोस्तों जब जब सूर्य का प्रकाश, यानी कह सकते हैं जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी कि आप देखे होंगे कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश की किरणें जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले सूर्य की प्रकाश की किरणों को, वे कण उनमें पड़ने वाले किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर चारों तरफ विकृत कर देते हैं, चारों तरफ उसको फैला देते हैं। यानी कि फिर से समझिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले सूर्य की प्रकाश की किरणों की ऊर्जा को, सूर्य की प्रकाश की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों तरफ फैला देती है, उसे चारों तरफ क्या करती है, फैला देती है। यानी कि कण जो वायुमंडल में होती है ना, तो वह कण क्या होता है कि उस कण पर प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश जैसे ही पड़ा तो उस प्रकाश का ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, है ना, पूरा अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद उस किरण को चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, जिसके कारण हम दिन में ऐसे वस्तु को देखते हैं जिसपे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली प्रकाश पड़ता है, उन वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि दूसरे वस्तु में प्रकाश पड़ा, वहां से टकरा के फिर दूसरे वस्तु में पड़ता है, तब हम उन वस्तु को देख पाते हैं। तो ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि प्रकीर्णन की घटना घटती है, मतलब कि इस तरह का घटना घटती है, और इस घटना के कारण हम किसी वस्तु को जहां पर प्रकाश डायरेक्ट नहीं जा पाता है, हम उन वस्तु को भी देख पाते हैं। तो बात दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों तरफ विकृत कर देते हैं। तो हम इस प्रकार की प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिए, और यही परिभाषा आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। विश्वास रखिए, सब सही होगा। ठीक है, विश्वास रखिए अपने आप को। दोस्तों दुनिया में कभी भी आपको लोग कुछ भी कहे, दुनिया में कभी भी लोग आपको कुछ भी कहे, बस अपना साथ खुद नहीं छोड़ना है, अपना साथ खुद नहीं छोड़ना है। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक क्या होता है पता है आपको, अपने आप को शिक्षित करना। अपने आप को जो अनुमान के अनुभव के अनुसार अपने आप को जो शिक्षित कर लेते हैं, वही मेन शिक्षक होता है। अपने आप को सबसे पहले शिक्षित कर लीजिए। दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपना साथ नहीं छोड़ना। अगर अपना साथ छोड़ दिए तो दुनिया आपका खत्म। बहुत कोई होता है डिप्रेशन में पड़ के, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते ढंग से, भूगोल है, ये है, वो है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइएगा, अपना साथ आप अपने से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का साथ जिस दिन छोड़ दिए तो आप समझिए कि आपका दुनिया खत्म। खुद का साथ कभी नहीं छोड़ना। तो परिकीर्णन आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब थोड़ा सा हम दोस्तों जाएंगे प्रकाश का और भी कुछ कुछ टॉपिक को जानते हैं। चलिए, प्रकाश का बहुत सारा काम होता है। चलिए दोस्तों समझते हैं प्रकाश की किरण क्या होता है ना। तो प्रकाश की किरण दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले यानी कि समझ जाइए
कि प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उस सरल रेखा या उस पथ को हम प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ जाइए कि जिस तरह से यहाँ पर कोई लाइट रखा हुआ है, यहाँ से एक प्रकाश निकल के से जा रहा है, तो प्रकाश की किरणों को इस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, सूचित भी करते हैं। इस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, हम सूचित भी करते हैं। तो बात को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं क्या, किरणपुंज यानी कि बीम। व्हाट इज बीम, यानी बीम क्या होता है। तो सबसे पहले बीम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्लीन कर देता है इसको। हम पढ़ेंगे किरणपुंज। क्या पढ़ेंगे, किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज जो होता है दोस्तों, यानी कि बीम जो होता है, वो बीम होता है क्या है एक्चुअली। तो किरण पुंज मतलब आप समझ गए होंगे कि पुंज का मतलब क्या होता है, बहुत सारा एकत्रित, है ना, यानी कि इकट्ठा जमा किया हुआ बीम, यानी पुंज जिसको बोलते हैं। तो प्रकाश की किरणों की जो समूह होता है ना, प्रकाश की किरणों के समूह, यानी कि जिस वस्तु से समूह टाइप का प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज यानी कि प्रकाश की किरणों की समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो जैसे आप टॉर्च देखते होंगे या फिर बहुत सारे ट्यूबलाइट देखते होंगे, बल्ब देखते होंगे, घर में जो बल्ब जलता है ना, एलईडी बल्ब, तो वो भी क्या होता है, समूह निकलता है प्रकाश का। क्या निकलता है, समूह। तो हम वहां पर कह सकते हैं कि ये किरण पुंज निकल रहा है प्रकाश का। क्या निकल रहा है, किरण पुंज निकल रहा है। क्या एक प्रकाश तो निकल नहीं सकता है, बात समझ कि नहीं। तो इस तरह से बोलते हैं, बस समझ गया ना। चलिए, तो किरण पुंज यानी प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, यानी कि बीम कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो किरण पुंज होता है ना, वो क्या होता है कि 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, किरण पुंज, पहला जो किरण पुंज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या कहता है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज जो होता है दोस्तों, अपसारी किरण पुंज, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम यानी कि अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज जो होता है, इसमें होता है क्या है कि एक बिंदु से प्रकाश का किरण निकलकर फैलता है, बहुत ज्यादा फैलता है। यानी कि एक बिंदु से, इस तरह से क्या होगा कि कोई एक बिंदु होगा, इस बिंदु से निकलकर प्रकाश का किरण क्या होगा, फैलना चालू हो जाता है। इस तरह से फैलता है। ठीक है, इस तरह से फैलता है। तो एक बिंदु स्रोत से ऐसा, यानी बोल सकता है कि जिसमें एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश का किरण फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से प्रकाश का किरण निकलकर फैलते जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस तरह प्रकाश के समूह को हम क्या कहेंगे, है ना, यानी प्रकाश का वह समूह जिसमें किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण फैल जाता है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, उसको कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या आता है दोस्तों, इसी तरह से दूसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अगर आप इसको ऊपर वाला को समझ के हैं तो इसको भी समझ जाइएगा ना। ये हो गया डाइवर्जिंग बीम, ये हो गया आपका कन्वर्जिंग बीम। क्या हो गया, कन्वर्जिंग बीम। तो कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, यानी कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, यानी कि प्रकाश को इकट्ठा करना। यहाँ पर एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो रहा, प्रकाश बाहर की तरफ फैल रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि फैलाए हुए जो प्रकाश है, फैली हुई जो क्या है प्रकाश है, वो आके क्या होगा कि एक बिंदु पर आकर मिलेगा, एक बिंदु पे आके क्या होगा, मिलेगा आके, इस तरह से एक बिंदु पर आकर मिलता है। तो फैले हुए प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिले, एक बिंदु पर आके क्या हो जाए, मिले, फैले हुए प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिले, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज क्या होता है। थर्ड में क्या है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। समांतर में क्या होगा, समांतर में यानी कि प्रकाश का ऐसा समूह होगा जिसमें प्रकाश का प्रत्येक किरण एक दूसरे का समांतर होगा। यानी कि प्रकाश का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे का क्या हो,
समांतर हो, इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम कहेंगे, यानी कि समांतर किरण पुंज कहेंगे। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। दूसरी क्या है कि अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, इसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं समांतर किरण पुंज में। समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम में क्या होता है, यानी कि प्रकाश का कुछ ऐसा समूह होगा जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे का बराबर होगा। जैसे प्रत्येक किरण क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। तो वह आपका कहलाएगा दोस्तों समांतर किरण पुंज। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा जानेंगे इससे अगले टॉपिक को। आप कॉपी में नोट बनाते चलिए, और कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में आपको फिर से हम वहां पर बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अब क्या पढ़ते हैं थोड़ा सा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में, है ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में। तो ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होता है, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जानना जो कि है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जानते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, आप 8, 9, आप 8, 7 सब में बचपन से ही पढ़ते आ रहेंगे। यानी कि इसमें है ना, वस्तु को है ना 3 भागों में बांट दिया। किस प्रकार से। पारदर्शी का मतलब होता है जो वस्तु आर पार आपको दिखाई दे, यानी ऐसा वस्तु जिसका आर पार आपको दिखाई दे, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश का किरण सीधे आर पार हो जाती है। ऐसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश का किरण सीधे आर पार हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें सीधे आर पार हो जाती है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी एग्जाम्पल अगर देखना चाहे, प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, शीशा हो गया, जो बोलिए ये सभी क्या, हवा हो गया, है ना। हवा क्या है, वो भी क्या है, पारदर्शी है। पानी क्या है, पारदर्शी है। कांच क्या है, पारदर्शी है। प्लास्टिक क्या है, पारदर्शी है। तो ये सभी जो है दोस्तों, ये पारदर्शी वस्तु है, क्योंकि इनमें प्रकाश जो है सीधे आर पार हो जाती है और वस्तु इस पार उस पार दिखाई पड़ता है। चलिए अब जानेंगे हम अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या हो जाएगा, जैसे लकड़ी हो जाएगा, है ना, दीवार हो जाएगा, अब इसको नहीं देख सकते हैं इस पार उस पार। उसी तरह से लोहा हो जाएगा, लोहा का इस पार उस पार आप नहीं देख सकते हैं। तो इत्यादि यानी ठोस सारी जितनी भी वस्तु लगभग में हम उनका इस पार उस पार नहीं देख सकते हैं, और प्रकाश की किरण भी इस पार उस पार नहीं कर सकता है। तो ऐसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश का किरण आर पार नहीं हो सकती है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। चलिए अपारदर्शी कहते हैं सीधा। तो ये 2 परिभाषा आप लिख लिए होंगे कॉपी में, विश्वास है। तीसरा क्या है दोस्तों, पारभासी। पारभासी क्या होता है कि ऐसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश का किरण, मतलब कि ऐसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश का किरण अंशतः इस पार उस पार करे, अंशतः आर पार हो, अंशतः क्या हो, पार करे। अंशतः मतलब कि कुछ ऐसा वस्तु होगा जिनसे होकर प्रकाश का किरण कम मात्रा में पार उसको करेगा, ठीक है, तो आर पार करेगा। सीधी बात, यानी ऐसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश का किरण कम मात्रा में आर पार करे, यानी धुंधला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जो है दोस्तों पारभासी यानी कम मात्रा में दिखाई पड़ेगा, उस वस्तु में जब प्रकाश का किरणें पड़ेगी ना, तो प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो सकता है, ठीक है। तो प्रकाश का कुछ ही भाग का बात है। जैसे शहद, शहद आपका क्या है, पारभासी है। क्या है, पारभासी है। इसमें प्रकाश का किरण पड़ेगा लेकिन धुंधला इस पार उस पार जाएगा, दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से आंखों का पुतला दोस्तों, आंखों का पुतला जो है ना, वो भी क्या है, पारभासी है, उसमें भी दिखाई पड़ता है। आपको बताते हैं, जब हम लोग सो जाते हैं, सोने के बाद जो है लाइट मान के चलिए क्या हो गया, भाग गई है या फिर ऑफ कर दिया गया, तो सोने के बाद जब हम क्या करते हैं, लाइट को या किसी के द्वारा लाइट को ऑन कर दिया जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि लाइट आ गया। सोने के बाद भी महसूस होता है, आप ऐसा करके देखिए या देख सकते हैं। सोने के बाद भी इस तरह से आपको महसूस होता है कि लाइट आ गया या कट गया। तो इस तरह से अगर हमको महसूस होता है, तो इसका मतलब जो पुतला भी क्या है, वो देख पाता है, ढकने के बाद भी दिखाई पड़ता है। चलिए
अब थोड़ा सा जान लेते हैं, जान गए ना, आंखों का पुतला, घिसा हुआ कांच, ये सभी जो है घिसा हुआ कांच, ये सभी क्या है, पारभासी है। बैलून का रबर जो है ये भी क्या है, पारभासी है। तेल लगा हुआ कागज, जब कागज इस तरह से हम पेपर देखते हैं तो हमको इस पर उस पर दिखाई नहीं पड़ता है, जब उसमें हम क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं। तेल लगाने के बाद जब हम उस पर प्रकाश या कोई भी लाइट लगाएंगे, मारेंगे, तो उसमें क्या होगा, इस और उस पर प्रकाश का किरण जाएगा और हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। चलिए हम पढ़ेंगे अब इंतजार हुआ खत्म, हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये महत्वपूर्ण टॉपिक, और एग्जाम में 100% लगभग पूछता है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं, और यहाँ पर आप ठीक ढंग से इसको समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का जो मूल क्वेश्चन है, मूल रूप से जो प्रश्न है, वो है आपका प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इनके नियम। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश की परावर्तन को समझने से पहले समझिए पहले किसका अर्थ, परावर्तन का अर्थ क्या होता है। तो परावर्तन का अर्थ होता है टकराकर वापस लौट जाना, यानी टक्कर खाना। तो टकराकर वापस लौट जाना। तो हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन का। तो होता क्या है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश का किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ऐसी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपका हम खोपड़िया में डाल देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक कांच है ना, कांच यानी कि दर्पण बोल सकते हैं इसको। मान लीजिए कि हम एक कांच ले लिए। दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, पता है क्या, नहीं। तो सुनिए, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह क्या होता है, रजतित किया होता है। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह क्या होता है, रजतित किया हुआ, ठीक ना। तो कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह दोस्तों रजतित किया हुआ होता है, उसे हम कहते हैं क्या, दर्पण। तो फिलहाल हम एक क्या किए कि दर्पण ले लिए, और दर्पण में क्या होगा कि एक प्रकाश का किरणें आएगा, कोई बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत का मतलब क्या हुआ कि जहां से प्रकाश की किरणें आ रहा है ना, उसको हम क्या कह दिए, बिंदु स्रोत कह दिए। तो उस बिंदु स्रोत से आएगा प्रकाश का किरण। मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण था, वह यहाँ पर परावर्तक सतह पर पड़ा, है ना, ये परावर्तक सतह है, और इस परावर्तक सतह पर इस तरह से पड़ा। तो पढ़ने के बाद जो है हम क्या बोले कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि कोई एक किरण जब परावर्तक सतह पर पड़ेगा तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो मान के चलिए इस तरह से आया और इस तरह से वह गुजर जाएगा, है ना, इस तरह से क्या हुआ, गुजर गया। तो इस तरह से आया और इस तरह से गुजर गया। तो अब मान लीजिए कि इसके बीच में क्या करते हैं, हम एक अभिलंब यानी कि काल्पनिक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, काल्पनिक लंब खींच दिए, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन तो आप समझ गए होंगे, है ना। जिस तरह से मान के चलिए कि परावर्तन का, अगर सिर्फ परावर्तन का बात करेंगे, अगर कोई बल्ब को हम दीवार में मार दिए तो बल्ब क्या होगा, टकराकर मेरे तरफ आ जाएगा, तो वो भी परावर्तन कहलाया, है ना। कोई भी चीज अगर टकराकर उसी तरह वापस आ जाता है तो परावर्तन कहलाता है, टकरा के वापस आना तो परावर्तन कहलाता है। इसलिए प्रकाश का परावर्तन का बात करेंगे तो किसी परावर्तक सतह पे कोई सतह होगा, परावर्तक होगा, समतलीय होगा, उस पर क्या होगा कि प्रकाश का किरणें जाएंगी, फिर टकराकर वापस आ जाएंगी, तो वो प्रकाश का क्या कहलाया, परावर्तन कहलाया। तो इसी को परिभाषा में यहाँ पर लिख दिए, अब आप सब नोट कर लीजिए और पहले लिखा भी दिए। तो यहाँ पर आकृति के द्वारा जब इसको हम समझना चाहेंगे तो मान लीजिए कि ये क्या है कि परावर्तक सतह है, यानी कि कांच है, तो इसको हम क्या कहते, परावर्तक सतह कह सकते हैं। तो हम क्या कह दिए, परावर्तक सतह, ठीक ना, ये परावर्तक सतह हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों, परावर्तक सतह में प्रकाश का एक किरण आके यहाँ पर पड़ा, तो ठीक है, यहाँ से ये किरण आके परावर्तक सतह पर पड़ा। तो जिस सतह पर पड़ता है इस सतह को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु ही इसका नाम क्यों पड़ा वो बात समझिए पहले। आपतन बिंदु इसका नाम इसीलिए पड़ गया
क्योंकि किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। तो ये जो किरण का नाम है ना सर, क्या नाम है? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये परावर्तक सतह होता है, इस पर ये किरण प्रकाश का पड़ा, इसका नाम हो गया आपतित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ा उस बिंदु का नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, यहीं से लिया गया। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर इस किरण का क्या नाम देंगे हम? तो इस किरण का नाम हो जाएगा प्रकाश का ऐसा किरण जो किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक ना, इसको और एक तरह से बोल सकता है कि आपतन बिंदु से वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इस तरह से भी इसको डेफिनेशन में डाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ जो अब अभिलंब जो हम खींचे, काल्पनिक अभिलंब, यहाँ पर लंब खींचे हैं तो इसका नाम हो गया अभिलंब। ये जो लंब खींचा गया ना, इसका नाम क्या हो गया? अभिलंब। और अभिलंब ही क्यों? क्योंकि आपतन बिंदु से ये लंब को खींचे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अभिलंब पड़ गया। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। दोस्तों और एक चीज इसमें क्या कि यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, लंब को खींचने के बाद क्या बन रहा है? एंगल। तो एंगल का इस पार वाले को, यहाँ का है ना, तो इसको हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण नाम है? आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। उसी तरह होता है यहाँ का जो कोण है, इसका नाम है परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को हम किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। और ये कोण एक दूसरे का क्या होता है? बराबर होता है। ये कोण एक दूसरे का क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक प्रकार से आप परिभाषा आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले आपतित किरण ना, तो आपतित किरण किसे कहेंगे? तो किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी परावर्तक सतह में पड़ने वाली किरण को है ना, हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो ये देखिए, ये परावर्तित सतह या परावर्तक सतह है, किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। चलिए उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण, किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। उसके बाद दोस्तों क्या है? तो उसके बाद हो गया आपका आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे? तो अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। इसे कोण आई के द्वारा सूचित किया जाएगा। इसे संकेत आई के द्वारा क्या किया जाएगा? सूचित किया जाएगा। चलिए उसी तरह अगर परावर्तन कोण का डेफिनेशन बनाए दोस्तों, क्या हो जाएगा कि अभिलंब, देखिए परावर्तन कोण का बात अगर करें तो हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना, तो अब यहाँ पर आपतन बिंदु भी देख लीजिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, इन्हें हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक ना, तो चलिए आप इसको अब समझ के होंगे और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। और एग्जाम में अगर आए तो इस तरह से आप परिभाषा, अगर सचित्र वर्णन करने बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप सेम हूबहू इसको इस तरह से दर्शा दीजिएगा। आपका एक भी पॉइंट जो कटने वाला होता है नंबर, वो नहीं कटेगा। ठीक है, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और विश्वास के साथ पढ़िए, सब सही होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब इसका है ना जो रूल में नियम होता है, इसका प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, चलिए उनको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप समझना चाहो तो हम समझा देते हैं, नहीं होगा तो अब लिख के देते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, देखिए प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं? मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए, पहला रूल क्या होगा इसका कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों समतल होते हैं। क्या होते हैं? तीनों समतल होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तित किरण गया है और बीच में अभिलंब है। तो तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, अर्थात समतल होता है। पहला ये हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों, दूसरा अगर बात करें हम, है ना, तो दूसरा रूल क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर। तो इससे आपको हम आगे चल के है ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे मैथमेटिक्स टाइप का। अभी फिलहाल इसका रूल को हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसके नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं तो आपको बता ही दिए हैं। जस्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए सिर्फ, है ना, कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं ना। मुख्यतः कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो एक नंबर में क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो अभिलंब है, देख लीजिए कि आपतित किरण ना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? समतल होते हैं। तीनों क्या होते हैं? समतल होते हैं। उसके बाद जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो दोस्तों वीडियो काफी लॉन्ग ना हो जाए, यहीं से आप क्लास को अभी एंड करते हैं और इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और आपको यदि इस चैनल में पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपका अगर कोई मित्र है तो इस वीडियो को शेयर, चैनल को, उससे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाए, ताकि आपका भी फायदा हो जाए और जो हम मेहनत करते हैं हमको भी प्रॉफिट हो जाए। ये छिपाने वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।